हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज है जो 2019 के पीवाईक्यूज है, जिसे हम अगर करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। हमारे से फ़ायदा होगा कि जो भी हम चीज़ें करेंगे उसमें हमारा क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते। सबको पता है क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होगा, बट जो जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग पैटर्न चेंज होके वो टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा और उसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप पहले से सारे पीवाईक्यूज वगैरह ऑलरेडी रेडी करते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम बढ़ते हैं अपने पीवाईक्यूज पर, जिससे कि आपको और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप के चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, चंद्रगुप्त। आप आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेलो। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको आंसर पता है, इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। और आगे इसका आंसर देखते हैं तो पता चलेगा कि इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको टाइम कम लग रहा हो वो अपना वीडियो पॉज करके फिर आंसर देके फिर आगे बढ़े। यह पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। जयशंकर प्रसाद ने कविता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है। प्रेम पथिक, क्या आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में जो जानकारी दी हुई है ये भी याद रखनी है, क्योंकि ये जो जानकारी है इससे भी कई बार ना क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रेम पथिक ब्रज भाषा में लिखी रचना जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। चित्रधारा 1918। ब्रज, ये प्रेम पथिक का आपको याद रखना है कि ब्रज भाषा में लिखी रचना है जो किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। झरना 1918 छायावाद का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। कानन कुसुम 1910 खड़ी बोली में लिखी कविताओं का संग्रह। आंसू एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण गीति काव्य। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व यह भी इंदु में प्रकाशित हुआ। लहर मुक्तक रचनाओं का संग्रह। कामायनी 1935 प्रसाद का महाकाव्य, इसे उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। कामायनी के प्रमुख पात्र, क्योंकि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये जरूर से याद रखना है। मनु मन चेतना का प्रतीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है। और अगर ये डायरेक्टली भी पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है कि मनु हृदय या भावना का प्रतीक है। मतलब सही या जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन में 5-6 स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको बताया जाता है कि कैसे करना है, तो मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर दे दिया जाए कि मनु बुद्धि विवेक का प्रतीक है, श्रद्धा मन चेतना का प्रतीक है, तो आप इतना ध्यान नहीं देंगे और आंसर लगा के आ जाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए मनु मन चेतना का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय भावना का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि विवेक का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यास को कथा स्रोतों की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनाम दास का पोथा, पुनर्रवा, मान भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख। सूची छठी शताब्दी,
औपनिवेशिक काल 12वीं-13वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, पहली दूसरी शताब्दी। ए के हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। बी के हिसाब से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सी के हिसाब से ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 4 और डी के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। देखिए इसमें जो एक है बाणभट्ट की आत्मकथा है, पूरा लिखा नहीं है, सॉरी गलती हो गई मेरे से, बट ये आप इससे जोड़ सकते हैं। छठी शताब्दी, छठी 7वीं शताब्दी का दिख रहा है हर्षवर्धन काल का, तो आप इससे इसे जोड़ सकते हो। सी का 1 2 में है, एक ए में है, एक बी में है, एक डी में है, बाकी सारे तो एलिमिनेट ही हो गए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ए का 2 ये अनामदास का पोता औपनिवेशिक काल का था, तो ए का 2 के हिसाब से डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी पुनर्रवा, पहली दूसरी शताब्दी और चारु चंद्रलेख 12वीं-13वीं शताब्दी। देखिए यहाँ पे अब हम इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास इतिहास और परंपरा पर आधारित है। नीचे उनके प्रमुख उपन्यास, उनके प्रकाशन वर्ष और जिन कालखंडों पर उनकी कथा आधारित है वह जानकारी सरल सरल रूप में प्रस्तुत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास तथा उनका स्रोत, बाणभट्ट की आत्मकथा जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सिलेबस में भी आपको याद रखना है। 1946 में ये प्रकाशित हुआ था, पर इसमें जो कथा स्रोत है वो 7वीं शताब्दी का है। चारू चंद्र लेख 1967 में प्रकाशित हुआ, बट 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। और अनामदास का पोथा 1976 में प्रकाशित हुआ, बट उपनिवेश काल का इसमें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुराने पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस चरण में है? पहले ये पूछा जा चुका है कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, कैसे है, कैसे नहीं है। जैसे क्वेश्चन एक बार आता है, जो टॉपिक आता है उस तरीके से, जैसे क्वेश्चन पहले आया था तो पूछा गया था किसके लिए बोला गया है, किसने बोला है, किसका कथन है। बट अब एक उससे भी आगे बढ़ के कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, उसमें ये किस प्रकरण में है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकरण 1 में है, प्रकरण 2 में है, सी प्रकरण 3 में है और डी प्रकरण 4 में है। ये आपको पता होगा, आप तभी आंसर दे सकते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आप आंसर दीजिए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
और इसके लिए आपको पूरी-पूरी बुक भी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है बट क्या सकते हैं। इसका सही आंसर होगा प्रकरण 4 और इसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है। बस ये आपको याद रखना है कि ये शुक्ल जी का कथन है और हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 4 में दिया हुआ है, क्योंकि अब ये प्रकरण पूछ लिया गया है तो आगे चल के जब इससे क्वेश्चन बनेगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। और ये अगर आपसे सही और गलत का पैटर्न आता है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हो जाएगा कि मतलब ये ऐसी स्टेटमेंट दी होगी कि ये वाला जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 3 से लिया गया है। तो अगर आपको प्रकरण नहीं पता होगा वहाँ पे तो आप मिस्टेक कर सकते हो, और ये पीवाईक्यू में पूछा गया है तो इसलिए आपको पता ही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? रामनरेश त्रिपाठी, रमेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण वर्मा नवीन, डी भरतभूषण अग्रवाल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में आ जाएगा ए और बी, ये दोनों उत्तर छायावाद से हैं। बी के हिसाब से हो जाएगा बी और डी, ये दोनों उत्तर छायावाद से। सी के हिसाब से बी और सी, और डी के हिसाब से सी और डी। आप जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी ना हो। और इसमें ये नहीं कि आप तुक्का लगा सकते हैं। इसमें आपको पता होगा तभी आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ये दोनों उत्तर छायावाद से है, अंचल जी और नवीन जी। बी और सी में है तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं। रमेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके विपरीत राम रामनेश्वर त्रिपाठी द्विवेदी युग की परंपरा से कुछ आगे माने जाते हैं। जैसे अब इसमें ये जो क्वेश्चन था इसमें ये ऑप्शंस में आ गया है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये किस युग से थे, किस युग से नहीं थे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि ये किस युग से थे, किस युग से नहीं थे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो बाकी बच्चे पढ़ रहे हो वो तो पता करेंगे ना, और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। और दूसरे स्वच्छंदतावादी कवियों के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके विपरीत राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग की परंपरा से कुछ आगे अलग माने जाते हैं, दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। भरत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कविता के प्रसिद्ध कवि है। भरत भूषण अग्रवाल किसके प्रयोगवादी कविता के प्रसिद्ध कवि है? इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। एक मिनट। रमेश्वर शुक्लांचल, मधुलिका, सॉरी, मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करिल, पालचूनर, वर्षात के बादल। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक, क्वाइस, क्वाविस। रामनरेश त्रिपाठी की मल्ली, मिलन, प्रतीक और मानसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, पता होनी चाहिए। ठीक है। भरत भूषण अग्रवाल, भरत भूषण अग्रवाल छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ आप प्रस्तुत मन। जितनी भी कविताएं जो इम्पोर्टेंट है इनके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं इससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो इसे गाय ही समझ रखा था। मैं मन में मैं
प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? ए गोविंदी, बी सोना, सी सिलिया, डी मालती। आई होप आपने ये गोदान उपन्यास पढ़ा होगा, क्योंकि गोदान उपन्यास हमारे सिलेबस का है, प्रेमचंद्र जी का है और 1970 1936 का है आई थिंक। आपको एक बार और अच्छे से पढ़ के बता दूंगी, ईयर मैं भूल जाती हूँ बेसिकली, बट ये 1936 का ही है। ये कथन जो है वो मालती का है और ये किससे बोलती है? मेहता से बोलती है। जब वो अपने प्रेम की प्रस्तुति कर रही होती है, जब ये क्या कहते हैं, उपन्यास अपने प्रेम की प्रस्तुति करती है, तो प्रेम के बारे में ये सारी चीजें बोलती है। उपयुक्त पंक्तियां प्रेमचंद्र की अम, अमर कृति गोदान उपन्यास में मालती द्वारा कही गई है। ये भी पता होना चाहिए किससे कही गई है। मेहता से कही गई है। पंक्तियां प्रेम प्रसंग के उसमें इनकी दृष्टि को दिखाता है कि इन्होंने मालती के और मेहता के संवाद से कि किस तरीके का इनके दृष्टिकोण थे प्रेम को लेकर और विवाह को लेकर। सखी नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा, तिरता तिरता, अब तारक मुक्तोक्ति शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंध है? अपूर्ति, उत्प्रेक्षा, रूपतिशयोक्ति और उपमा। पहले ये इतना मैटर नहीं करता था, बट आजकल ये ऐसे भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। क्योंकि आजकल ग्रामर का पार्ट वो बढ़ाने लग गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब बनने लग गए हैं। देखिए, सखी नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा, मतलब नील नभसर मतलब ऊपर, आप समझ पा रहे होंगे, आसमान से उतरा यह हंस। तो इसमें हंस किस अलंकार से संबंध है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। मैं इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं। ऐसे रूप रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और देखते हैं क्यों है। इन पंक्तियों में रूप अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है जब किसी वस्तु उपमेय को सीधा न बताकर केवल उसके उपमान का वर्णन कर दिया जाए और उससे उपमेय का आभास हो जाए, तो इसे रूप अतिशयोक्ति कहा जाता है। मतलब जब भी कोई वस्तु है, ठीक है, उसको सीधा ना बताकर, जैसे यहाँ पे हंस जो है वो एक तरीके का उपमेय है ना, कि उस वस्तु को डायरेक्ट ना बोल के हम हंस की संज्ञा दे रहे हैं। और उत्प्रेक्षण अलंकार तब होता है जब किसी वस्तु में उपमान होने की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए। उदाहरण, सोहत ओढ़े पिटपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत प्रत्यो प्रभात। अर्थ, श्याम रूप ऐसा लगता है मानो नीले पर्वत पर सुबह की धूप पड़ गई हो।
यहाँ पे देखिए कल्पना की और उपमान की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना कि मानो नीले पर्वत पर शाम की धूल पड़ गई हो, मतलब शाम का रूप ऐसा है। उपमा अलंकार वहां होता है जहाँ उपमा और उपमान के बीच स्पष्ट समानता दिखाई जाए। उदाहरण, सुनी सुरसरी सम पावन बनी। अर्थ, बात को गंगा की तरह पवित्र बताया गया है। उपमा जैसे हम किसी की उपमा वैसे भी दे सकते हैं कि मतलब चंद्रमा के समान है हमारी प्रेमिका। हम वहां पे चांद को भी रख रहे हो, प्रेमिका को भी रख रहे हैं, पर रूपति शोक्ति में हम सिर्फ चांद को ही रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। 1990, 1940, 1960, 1912, 1915, 1919, 1914, 1916, 1912, 1915। देखिए ये सारी जितनी भी है हमारे सिलेबस में, इसलिए आपको पता ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ए के हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। बी के हिसाब से ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। सी के हिसाब से ए का 4 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। डी के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 5 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए आपको सबको पता होगा कि भारत भारती का 1912 1912 है। तो बी का 4 सिर्फ एक ही में है, बी में तो ये हो जाएगा जूही की कली 1916, प्रथम रश्मि 1914, प्रथम रश्मि 1919। आगे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली है 1916। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है 1912। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास है 1914। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के आदित्य पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा रोमा रोला कृत कौन सी है, तो ये आप बता सकते हैं। वैसे महात्मा गांधी, विश्व के आदित्य पुरुष सी है। इसके आगे देख लेते हैं, आगे सारी रखी हुई है।
महात्मा गांधी विश्व के आदित्य पुरुष नामक जीवनी रोमा रोला ने लिखी है, जो मैंने आपको पीछे भी बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा बापू की झांकियां किसने लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। काका कालेलकर ने। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ये विश्व के आदित्य पुरुष, अद्वितीय पुरुष के नाम से अगर काका कालेलकर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इन्हीं से रिलेटेड लग रहा है। या बापू का काका कालेलकर से नाम जोड़िए तब भी हो जाएंगे। बापू घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। अकाल पुरुष गांधी जनेंद्र कुमार ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया। अनलिमिटेड टाइम। ठीक है। और इसका मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, क्योंकि ये शुक्ल जी का है। इसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर देखते हैं। बिहारी के बारे में, यदि प्रबंध काव्य एक विशाल बाग है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां है सूरदास, जायसी, ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मुख्य आलोचनात्मक पुस्तक, जैसे शुक्ल जी की बताई, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी थे ऑप्शन में, तो उनकी भी रखी हुई है। सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका, सारी इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये ऊपर की दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल। और कालिदास का लालित्य योजना। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां, साहित्यालोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य और भाषा साहित्य। नंद किशोर वाजपेयी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नई साहित्य। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांकड़ी, राजस्थानी, कोडाम्बी। कौन सी है? ये नहीं पूछा कौन सी नहीं है, कौन सी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं और बोलियां, वो आगे लिखी लिखी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाली। आगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। नेपाली भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की इस सूची में कुल 22 भाषाएं आती है। तो ये भी पता होना चाहिए कितनी भाषाएं आती है, तो 22 भाषाएं आती है। ठीक है। इस साल 1992 में किए गए, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा संशोधन कब किया गया था। 2-3 संशोधन हुए थे, इससे पहले भी हुए थे, क्योंकि 21st भी हुआ था, आई थिंक 41 या 42 था, और ये 71 था। ठीक है।
संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ दो, सारी याद रखनी पड़ेगी। कोई सी भी पूछी जा सकती है। जैसे अभी नेपाली पूछी गई है तो मलयालम भी पूछा जा सकता है, उर्दू भी पूछी जा सकती है, आपको सब याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो कमेंट करें अपने सुझाव और सवाल दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com पर जुड़ सकते हैं और जितनी भी पीडीएफ्स और फाइल्स है उसके लिए यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025 को फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल।